दिल्ली के एक न्यूरोसर्जन अपनी मर्सिडीज में पार्क करते हुए ये जानते हैं कि उस साल वो 2 से 3 करोड़ रुपए कमा लेंगे। वहीं कुछ ही किलोमीटर दूर एक यंग एमबीबीएस ग्रेजुएट एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करते हुए ये जानते हैं कि वो पूरे साल में इतना नहीं कमाएंगे जितना वो न्यूरोसर्जन एक दिन में कमाते हैं। यह असलियत इस देश के डॉक्टर की सैलरीज की, जहां इतना बड़ा गैप है फ्रॉम वेयर सम पीपल आर एंड वेयर सम पीपल रीच, कि उसको समझ पाना बहुत जरूरी है। क्योंकि 22 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स हर साल मेडिकल एग्जाम देते हैं नीट का। कुछ लोग गवर्नमेंट कॉलेज जाते हैं, बहुत सारे लोग प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाते हैं एंड बहुत अलग अलग दिशाएं पकड़कर उनका करियर बनता है। क्या है मेडिकल प्रोफेशन का इकोनॉमिक्स, जानेंगे इस वीडियो में। पार्ट 1, द फाइनेंशियल जर्नी टू बिकम अ डॉक्टर। डॉक्टर बनना सरप्राइजिंगली वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोफेशंस है हमारे देश में, इनफैक्ट पूरी दुनिया में। हमारे देश में अगर आप एक सरकारी मेडिकल कॉलेज चले गए तो फिर तो जिंदगी सेट है। 3-3.5 लाख रुपए में आप एक अच्छे डॉक्टर या एक अच्छे एमबीबीएस की डिग्री के साथ ग्रेजुएट कर सकते हैं। लेकिन खुदा न खास्ता अगर आपके किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला नहीं हुआ, आपको एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जाना पड़ेगा, तो वही 3-3.5 लाख रुपए या ऑन एन एवरेज उसके अराउंड 2, 3, 4, 5, 6 करोड़ रुपए तक बन सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ फीस की बात नहीं है। उस कॉलेज तक पहुंचने के लिए जो आप नीट यूजी या नीट पीजी की पढ़ाई करेंगे, कोचिंग सेंटर्स ज्वाइन करेंगे, फलाना ढमका पता नहीं कितने कोर्सेस, उस सब की इन्वेस्टमेंट, वक्त की, पैसे की तो मैंने कंसिडर भी नहीं करी। चलिए मान लीजिए आपका दाखिला भी हो गया, 5.5 साल आपने बिताए और उसके बाद आपको एक मैंडेटरी 12 महीने का इंटर्नशिप करना होता है। ये पहली बार होता है जब आप कमाना शुरू करते हैं। आपको ऑन एन एवरेज 15 से 25,000 रुपए महीना इस इंटर्नशिप में मिलेगा। तो सोचिए 5-5.5 साल की मेहनत, लाखों करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट और आपकी स्टार्टिंग सैलरी एक आईटी इंजीनियर की स्टार्टिंग सैलरी से भी कम है। और फिर उसके बाद आता है जूनियर रेजिडेंसी, जहां सबसे बड़ा सदमा लगता है, क्योंकि इधर से आपकी राहें पटने लगती है। अगर तो आपका एम्स दिल्ली में जूनियर रेजिडेंसी हो गया क्योंकि आप जी दिग्गज हैं, तो फिर आपको 1-1.25 लाख रुपए इंक्लूडिंग अलाउंसेस हर महीने मिलेगा। आर्मी हॉस्पिटल आरएनआर अराउंड द सेम इनकम। लेकिन मान लीजिए आप किसी रैंडम वारिकू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में चले गए हैं, आपको वहां 15-20 हजार रुपए महीना मिलने वाला है। और ये मन घड़न नहीं है, देयर आर एक्चुअली डॉक्यूमेंटेड कॉलेजेस, रियली प्रेस्टिजियस वंस, जहां इतना ही जूनियर रेजिडेंसी में मिलता है। उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि व्हाई शुड बी पेनलाइज देम फॉर व्हाट दे वांट टू डू। लेकिन ये सोचिए यार, 2 जूनियर रेजिडेंट सेम एमबीबीएस की डिग्री करके निकले, एक एम्स दिल्ली में, एक किसी रैंडम वारिको इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में, सेम काम कर रहे हैं, सेम लोगों की जिंदगी बचा रहे हैं, सेम वक्त, सेम ग्रूलिंग आवर्स, लेकिन एक इंसान 8 गुना स्टार्टिंग सैलरी पे बैठा हुआ है। फिर सीनियर रेजिडेंसी आता है, चीजें थोड़ी बहुत बेहतर होती हैं, लेकिन ये अंतर अब और बड़ा होता जा रहा है। एम्स फिर से नंबर 1, भाई 1.25 लाख रुपए अलाउंसेस इंक्लूडेड, ऑन एन एवरेज 60-70 हजार से 80-85-1 लाख रुपए तक जा सकता है इवन एट गवर्नमेंट कॉलेजेस। और इसके बाद अगर आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर एक मेडिकल कॉलेज में बनना चाहते हैं तो 7th पे कमीशन के अनुसार आपका टोटल मंथली पैकेज अराउंड 1 लाख रुपए हो सकता है इंक्लूडिंग अलाउंसेस। व्हिच ब्रिंग्स अस टू पार्ट 2, द ग्रेट डिवाइड, गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट। एक्चुअली ये जो चॉइस है ना, गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट की, दिस क्रिएट्स द बिगेस्ट डिस्पैरिटी इन योर जर्नी एज अ मेडिकल प्रोफेशनल। सरकारी पोजीशन एक ऐसी चीज देती है जो प्राइवेट नहीं देती, सिक्योर जॉब रोल्स, परमानेंसी, एंड उसी के चलते एक प्रेडिक्टेबल करियर प्रोग्रेशन। 7th पे कमीशन के अनुसार एक एमबीबीएस डॉक्टर इन अ गवर्नमेंट रोल स्टार्ट्स विद अ बेसिक सैलरी ऑफ अराउंड 56,000 रुपीज पर मंथ। लेकिन उसके साथ बहुत सारे और अलाउंसेस वगैरह जुड़ते हैं, तो मोटा मोटा इट कम्स टू अबाउट 1,10,000 पर मंथ इंक्लूडिंग अलाउंसेस। स्टेट गवर्नमेंट्स के अपने पे स्ट्रक्चर्स हैं, वहां भी बहुत सारा अंतर है। फॉर एग्जाम्पल कर्नाटका ने हाल ही में एक 55% हाइक इंट्रोड्यूस किया फॉर गवर्नमेंट डॉक्टर्स। लेकिन सरकारी नौकरी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आपकी जो सीलिंग है, मतलब जो मैक्सिमम आप कमा सकते हैं, दैट वेरी क्विकली गेट्स हिट एंड इट्स ऑल्सो प्रेडिक्टेबल, नोन बिफोर हैंड। तो अगर आप एक सुपर स्पेशलिस्ट भी हैं डीएम के साथ, एमसीएच डिग्री के साथ, तब भी आप 2-3 लाख रुपए महीने पे कैप आउट हो जाएंगे। तो सोचिए, दशकों की सर्विस, इतनी सारी जिंदगियां बचाकर, इतना सारा पर्सनल लाइफ सैक्रिफाइस कर आप एक ऐसे ओहदे पे पहुंचे जहां जितना आप कमा रहे हैं वो शायद एक डेटा साइंटिस्ट, एक आईटी इंजीनियर पहले 10 साल में ही कमा लेते। डजंट साउंड फेयर बट इज द रियलिटी। वहीं अब प्राइवेट की बात करते हैं। अपोलो हॉस्पिटल्स वन ऑफ द लार्जेस्ट चेन्स, स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है,
They pay their MBBS doctors anywhere between 60,000 to 1,20,000 a month. ये तो स्टार्टिंग है। इसके ऊपर कंसल्टेशन फीस, प्रोसीजर बेस्ड कॉम्पनसेशन, ये सब प्राइवेट कॉलेजेस एंड हॉस्पिटल्स का पे स्ट्रक्चर में एम्बेडेड होता है। तो कायदे से हर एक पेशेंट ना आपकी इनकम में एडिशन बनता जा रहा है। एक मॉडरेटली बिजी स्पेशलिस्ट 20 पेशेंट्स को अगर दिन में देख ले तो उनका कायदे से महीने के 5 से 6 लाख रुपए इनकम जुड़ सकती है। एक गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट दिन में अगर ऑन एन एवरेज 3 एंडोस्कोपीज कर ले, उनका करीब 8 से 9 लाख रुपए महीना इनकम जुड़ सकती है। कार्डियक सर्जन हफ्ते में अगर 2 सर्जरीज कर लेंगे तो उनका 15 से 16 लाख रुपए महीने का जुड़ सकता है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक इस चीज का अंत नहीं है। इसलिए आप देखेंगे कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स बेस सैलरी तो कम लगते हैं, लाख 2 लाख रुपए जो भी होगा, लेकिन 2, 3, 4 गुना ज्यादा डॉक्टर्स कमा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी पेशेंट्स दे सी एंड द वैल्यू और रेवेन्यू दे जनरेट फॉर द हॉस्पिटल्स। एंड टिपिकली इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ पार्टनरशिप, कि हॉस्पिटल एक परसेंटेज रखेगा कंसल्टेशन का या प्रोसीजर का, बाकी फिर डॉक्टर के पास जाएगा टू डू व्हाटएवर दे हैव टू, बिकॉज़ अल्टीमेटली दे आर द रीजन व्हाई द पेशेंट इज वॉकिंग। एंड जितना ज्यादा स्पेशलाइजेशन उतना ज्यादा इनकम, व्हिच ब्रिंग्स मी टू पार्ट 3, स्पेशलाइजेशन, व्हिच इज द गेम चेंजर। एक ही डॉक्टर मारुति चला रहा है, मर्सिडीज चला रहा है, इसमें यूजुअली जो अंतर होता है वो स्पेशलाइजेशन का होता है। न्यूरोसर्जन्स आर द टॉप ऑफ द पिरामिड, दे अर्न द मोस्ट, दे आर पेड द मोस्ट। एंट्री लेवल न्यूरोसर्जन्स 10 से 20 लाख रुपए साल का कमा सकता है, मिड करियर 40 से 50 लाख रुपए और सीनियर 1 करोड़ से ऊपर कम से कम। अब ये होता क्यों है? 3-4 चीजें एक साथ आती हैं व्हेन यू थिंक ऑफ द स्पेशलाइजेशन। स्किल रिक्वायरमेंट्स क्या है? बिकॉज नॉट एवरीबडी कैन स्पेशलाइज इन एवरीथिंग। ट्रेनिंग पीरियड कितना लगता है? न्यूरोसर्जन बनने के लिए वाकई में सालों, डेकेड्स लग जाते हैं। प्रोसीजर कितना हाई रिस्क है, कितना महंगा, कितना हाई वैल्यू है, both for the patient and for the hospital. एंड चौथा, इन सब के चलते कंपटीशन कितना है? लिमिटेड कंपटीशन होगा तो डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई लिमिटेड है, एंड यू ऑफ कोर्स कैन कमांड योर प्राइस देयर। न्यूरोसर्जरी के बाद कार्डियोलॉजी आता है, फिर ऑर्थोपेडिक्स, फिर रेडियोलॉजिस्ट। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हर एक स्पेशलिटी अमीरियत की तरफ आपको ले जाएगी। पर्पस इज वेरी डिफरेंट इन द मेडिकल प्रोफेशन एज अगेंस्ट फाइनेंशियल वेल्थ। पीडियाट्रिक्स को ले लीजिए, पीडियाट्रिशियंस ऑफ कोर्स जरूरी है, because in the entire scheme of thing, बच्चों की care, उनकी medical treatment, of course is most fundamental. But surprisingly, they don't earn as much as the other specialists. और 2-3 कारण हो सकते हैं। एक तो जैसे regular pediatric care जो होता है, उसको लेकर माँ बाप थोड़े से price sensitive होते हैं because it becomes a frequent thing. फिर बच्चों के जो procedures होते हैं वो ज़्यादा high value और ज़्यादा high risk usually भी नहीं होते हैं. So उसका भी एक reason है. General physicians या GPs जो होते हैं suffer from the same thing. वो आपको बेसिक ट्रीटमेंट दे देंगे, इट्स वेरी वॉल्यूम बेस्ड, लेकिन वैल्यू इतना ज्यादा नहीं होता। प्रोसीजर बेस्ड इनकम इतनी नहीं होती जीपीस के लिए, तो इनकम पोटेंशियल और कम हो जाती है। और यही अगर आप नीट पीजी के सिलेक्शंस को देखेंगे ना, जाहिर होना शुरू हो जाता है। लास्ट 5 साल में आई हैव द डेटा इन फ्रंट ऑफ मी, 78% ऑफ द टॉप 500 रैंकर्स ने ये फील्ड्स चूज करी: रेडियो डायग्नोसिस, इंटरनल मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी एक अलग ही वेव पे चल रही है, खासकर कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी, क्योंकि लोग सब कुछ करा रहे हैं अपने चेहरे संवारने के लिए, अपनी बॉडी बनाने के लिए, वो टमी टक करने के लिए, जो भी करना है टू लुक गुड। ऐसा है तो क्यों नहीं? और फिर स्पेशलाइजेशन के बाद अगर आप सुपर स्पेशलाइजेशन करते हैं, डीएम हो गया, एमसीएच हो गया, देन योर इनकम पोटेंशियल बिकम्स इवन हायर। सो सडनली वो 3 साल की इन्वेस्टमेंट, वक्त की, टाइम की, पेज फॉर इटसेल्फ वेरी क्विकली, स्पेशली अगर आप सही लोकेशन पे हो। व्हिच ब्रिंग्स मी टू पार्ट 4, लोकेशन, लोकेशन, location. Surprisingly, geography or your location determines a lot of how much money you make as a doctor, as a medical professional. मुंबई जैसे एक बहुत वाइड रेंज है, ऑन एन एवरेज लोग 25,000 से 3 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं एज अ मेडिकल प्रोफेशनल। एंड ये रैंडम नहीं है, इट एक्चुअली रिफ्लेक्ट्स द इकोनॉमिक वेरिएशन ऑफ द सिटी इटसेल्फ। कि मुंबई के एक म्युनिसिपल हॉस्पिटल है, उसमें कोई डॉक्टर होगा, वो 25 से 30,000 रुपए महीना कमा रहे हैं, और वहीं पेडर रोड पे एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, वही सेम डॉक्टर, वही सेम एमबीबीएस, 1.25 लाख रुपए कमा रहा हूँ। सरकारी हॉस्पिटल में कंसल्टेशन फ्री है, वहीं अगर आप सोबो या साउथ बॉम्बे जाएंगे तो वहां 2-3 हजार रुपए कंसल्टेशन फीस। दिल्ली एनसीआर, पर्टिकुलरली गुड़गांव, इज एक्चुअली द एपिसेंटर ऑफ मेडिकल प्रोफेशनल्स। कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल टूरिस्ट हैं, कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज हैं, सब कुछ एक साथ आकर ना इस हब को ब्लो अप कर चुके। बैंगलोर इज ऑफ कोर्स नेक्स्ट, प्रेडिक्टेबली सो, क्योंकि आईटी हब है, बहुत टेक्नोलॉजी उसमें यूज हो रही है,
पीपल आर बिकमिंग मोर एंड मोर अफ्लुएंट, तो वहाँ डॉक्टर्स की भी अलग इनकम रेंज है। लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि आप ज्यादा कमा रहे हैं आपकी ज्यादा बचत भी है, बिकॉज कॉस्ट ऑफ लिविंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मुंबई में वही इंसान जो 1 लाख रुपए कमा रहा होगा, 60,000 रुपए घर के रेंट में दे रहा होगा। दिल्ली में, गुड़गांव में वही इंसान जो 1 लाख रुपए कमा रहा होगा शायद 30 या 40,000 ही दे रहा होगा। बैंगलोर में वही इंसान 25 या 30,000 रुपए दे रहा होगा। इनफैक्ट अगर ROI के हिसाब से देखा जाए तो सरप्राइजिंगली अहमदाबाद is considered to be the best saving potential city for a doctor in this country. अहमदाबाद का एक डॉक्टर अगर 15 लाख रुपए कमा रहा है, वो उतने ही पैसे बचाएगा जितना बॉम्बे में एक इंसान 25-30 लाख रुपए कमा कर भी नहीं बचा सकता। लेकिन सबसे बड़ा अंतर आता है टीयर 2 शहरों, रूरल में। टीयर 2 शहरों की इकोनॉमिक्स फॉर डॉक्टर्स इज फैसिनेटिंग। इंदौर, भोपाल, लखनऊ, कोयम्बटूर, कोची, यहाँ अगर आप 10-15 लाख रुपए भी कमाएंगे ना, इतना बचा सकते हैं क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत कम है एज कम्पेयर टू टीयर 1 सिटी। प्लस प्राइवेट हॉस्पिटल खोलने का, प्राइवेट प्रैक्टिस करने का अपॉर्चुनिटी और ज्यादा। सो यू विल एक्चुअली सी अ ट्रेंड कि द रिचर डॉक्टर्स इन दिस कंट्री आर इन टीयर 2 सिटीज बिल्डिंग देयर ओन हॉस्पिटल्स, क्योंकि वो वहीं से थे, उनका एक नेटवर्क बना हुआ था, कहीं जमीन भी थी, उसे भी उन्होंने खड़ा कर दिया, एंड नाउ दे हैव बाय वर्च्यू ऑफ देयर ट्रस्ट एंड देयर इकोनॉमिक्स मेकिंग अ लॉट, सेविंग अ लॉट। रूरल इंडिया अनफॉर्चुनेटली बहुत चैलेंजिंग है, एंड सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का है, क्योंकि मेडिकल इंडस्ट्री बहुत कैपेक्स हैवी है, बहुत कैपिटल इंटेंसिव है। एक अस्पताल खोलने के लिए यू नीड सो मच ऑफ मनी टू सेट अप एवरीथिंग फ्रॉम हॉस्पिटल बेड्स टू ऑफ कोर्स केयर इक्विपमेंट्स टू ऑफ कोर्स ऑल लैब फैसिलिटीज, एवरीथिंग इंक्लूडिंग पीपल, दैट वो इन्वेस्टमेंट करना ही मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो कैप्टिव एरिया या कैचमेंट एरिया ही नहीं है डिमांड का। ज्यादातर गांव वाले शहर ही आ जाते हैं इलाज करने के लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि वहाँ सबसे बढ़िया सर्विसेज हैं, वहाँ पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है ऑफ नॉट जस्ट प्राइमरी केयर बट सेकेंडरी टर्शरी केयर एज वेल। दवाइयाँ सारी हैं, इक्विपमेंट सारे हैं, पोस्ट ट्रीटमेंट केयर वहाँ आसानी से मिल जाता है, रहने की सहूलतें हैं, खाने पीने की सहूलतें हैं, कनेक्टिविटी है। सो इट्स अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस दैन इफ यू वर टू गेट ट्रीटेड इन अ रूरल एनवायरनमेंट, इन अ विलेज ऑफ सॉर्ट्स। एंड इसलिए देखा गया है कि वो डॉक्टर्स जो इवन फॉर अ पर्पस पर्सपेक्टिव रूरल स्टिंट्स करते हैं, while they may fulfill their purpose and God bless them, they may not be able to get the financial outcomes that other doctors witness in their lives. और फिर रूरल जो है वो साइड इनकम की अपॉर्चुनिटीज को भी काफी कम कर देता है, which brings me to part 5, the side income opportunity और reality। जो सबसे सक्सेसफुल डॉक्टर्स हैं ना दोस्तों, वो डॉक्टरी से जितना कमाते हैं उसके बियॉन्ड भी बहुत सारा अपने एक्सपीरियंस, अपने एक्सपर्टीज की वजह से कमा पाते हैं। दे विल विजिट मल्टीपल हॉस्पिटल्स, मल्टीपल क्लिनिक्स, वहाँ कुछ घंटे ही रहेंगे, बट क्योंकि उनका ओहदा है, उनका नाम है, दे विल अट्रैक्ट टैलेंट एंड on through that. Telemedicine has exploded. कोविड के बाद खासकर you could be located anywhere and आप तब भी एक पेशेंट को काउंसल कर सकते हैं, डायग्नोज कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, and of course surgery is possible नहीं है, but at a GP level or even at a conversation level, it's far more accessible than it used to be in the past. जितना आप एक कॉर्पोरेट कैचमेंट एरिया के अराउंड होंगे, उतना ही आपके कॉर्पोरेट हेल्थ कैंप्स, कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज के बेनिफिट्स, वो सब पॉसिबल होंगे। एंड कॉर्पोरेट्स टेंड टू ऑफ कोर्स गिव देयर एम्प्लॉइज अ लॉट मोर ऑफ दीज वेलनेस हेल्थ बेनिफिट्स, एंड डॉक्टर्स ऑफ कोर्स मेक मनी थ्रू दैट एज वेल। मेडिकल टूरिज्म एक्सप्लोर हो चुका है, अफ्रीका से, ईस्टर्न यूरोप से, साउथ ईस्ट एशिया से इतने सारे लोग आ रहे हैं, क्योंकि ट्रीटमेंट्स इन इंडिया आर नॉट जस्ट चीप बट ऑल्सो पॉसिबल एट देयर डिमांड। आपको रूट कनाल कराना है, आपको लिवर ट्रांसप्लांट कराना है, आपको नी सर्जरी या रिप्लेसमेंट करानी है, ये सब ऑलमोस्ट बुकिंग पे विद इन अ फ्यू वीक्स पॉसिबल हो जाते हैं। Coming into India is relatively cheap. Staying in India is relatively cheap. Getting the best medical infrastructure parallel to the world's best is also cheap. Why not then? And then consulting. Pharma industries recruit करती हैं top doctors as consultants. It could be for multiple reasons. It could be for brand building. It could, of course, be for research, R&D, development of generics, of medicines, of any intervention that they are working on from a long time perspective. बहुत सारे डॉक्टर्स मुझे पता है कि फार्मा इंडस्ट्रीज के बोर्ड पे बैठते हैं, एंड इट नीडेंट बी द गवर्निंग बोर्ड, इट कुड आल्सो बी द एडवाइजरी बोर्ड। बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो अब मेडिकल एजुकेशन में चले गए हैं। इनफैक्ट बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो अपनी डॉक्टरी छोड़कर अब सिर्फ स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं ऑन हाउ टू गेट इनटू अ मेडिकल कॉलेज। बहुत सारे तरीके हैं अपने डॉक्टर के 5, 10, 15 साल के इन्वेस्टमेंट को putting it to use, which then brings us to the final part, the ROI of it all,
रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। पहले मान के चलते हैं कि आप पूरा गवर्नमेंट कॉलेज के ग्रेजुएट हैं, बिकॉज यू वर स्मार्ट, यू मेड इट हैपन एंड कांग्रेचुलेशंस। MBBS, MD, MS, सुपर स्पेशलाइजेशन सारी आपने सरकारी कॉलेज से करी है। आपका टोटल खर्चा वुड हैव बीन अराउंड 40 to 50 लाख रुपीस। ये सब कुछ मिला के, सिर्फ आपके ट्यूशन का खर्चा नहीं, पर आपके रहने सहने का खर्चा, सहना नहीं है रहन सहन का खर्चा, आपकी कोचिंग का खर्चा, वो सब कुछ। फर्ज करिए कि आप 65 साल की उम्र तक प्रैक्टिस करते हैं, आपकी ऑन एन एवरेज lifetime earning will be in the range of 18 to 20 crores. तो इस केस में आपका return of investment is approximately 2000% and आपका break even जो है that comes around 10 to 12 years of practice. आप assume करते हैं कि आपने कुछ पढ़ाई गवर्नमेंट करी, कुछ पढ़ाई प्राइवेट करी, टोटल खर्चा आपका 50 लाख से बढ़कर करीब 3 करोड़ है। कमाई सेम ही मानेंगे तो अब आपका ROI अराउंड 700% और ब्रेक इवन जो है वो 14 से 16 साल के बीच में आता है। और अगर आपने पूरी प्राइवेट करी तो 4 से 5 करोड़ आपके पूरे पढ़ाई का खर्चा हुआ होगा। लाइफ टाइम अर्निंग लेकिन ज्यादा होगी, इट विल बी क्लोज टू अबाउट 25 to 27 करोड़, मतलब एन ROI ऑफ अबाउट 600%, ब्रेक इवन अराउंड 15 to 18 years। इसको बाकी करियर्स के साथ कंपेयर करते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि यार अरे मेरे पास चॉइस है, मैं डॉक्टर भी बन सकता हूँ, इंजीनियर भी बन सकता हूँ वगैरह वगैरह, बट जस्ट टू सी वेयर थिंग्स आर। इंजीनियरिंग से स्टार्ट, एक IT इंजीनियर 5 से 6 लाख रुपए अपनी डिग्री के लिए खर्च करेगा और लाइफ टाइम में 12 से 13-14 करोड़ रुपए कमाएगा, तो ROI मेडिकल से कम है। एक IIM MBA 30 लाख रुपए खर्च करेगा और 15 से 20 करोड़ लाइफ टाइम में कमाएगा, तो ROI ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन इनिशियल इन्वेस्टमेंट काफी कम। और आई थिंक द बिग डिफरेंस इज कि मेडिकल के साथ ना एक बहुत डीप सेंस ऑफ पर्पस मिलता है, क्योंकि वाकई में एट द एंड ऑफ इट आप लोगों की जान बचा रहे हैं, आप सोप शैम्पू नहीं बेच रहे हैं, आप मशीनें नहीं बना रहे। तो इन सब के चलते क्या आपको डॉक्टर बनना चाहिए? क्या डॉक्टरी का पेशा एक ल्यूक्रेटिव पेशा है? प्योरली फ्रॉम द इकोनॉमिक्स ऑफ इट। 2030 तक भारत में करीब 250 मिलियन लोग होंगे जो 60 साल से ऊपर की एज के होंगे, एंड ऑल ऑफ देम विल रिक्वायर रेगुलर मेडिकल केयर। कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक्स, दीज आर गोइंग टू ब्लो अप एज स्पेशलाइजेशंस। लाइफस्टाइल डिजीज से कोई भी स्पेशलाइजेशन अगर जुड़ा होगा, that is going to blow up. Medical tourism is witnessing 30 to 35% annual growth, so that is not going to stop. तो डिमांड के हिसाब से मुझे लगता है कोई कमी नहीं। चैलेंज जो पर्सनली मुझे ऐसा लगता है is that we becoming too localized. बड़े शहरों में, Tier 1, Tier 2 शहरों में सिर्फ वही मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेजी से, बहुत अच्छे से बन रहा है, लेकिन जरूरत तो पूरे देश को है, हर एक कोने को है। लेकिन वहां जब तक इकोनॉमिक्स नहीं बैठेगा, जो इतनी सारी बड़ी इन्वेस्टमेंट किसी ने करी है, वक्त की, पैसे की, उसका एक रिटर्न नहीं आएगा, तो कोई चैरिटी के लिए तो अपना करियर नहीं बनाना, चाहे जितना भी बड़ा पर्पस उसके साथ छोड़ाओ। एंड दैट इज द हार्ड प्रॉब्लम टू सॉल्व। आई डोंट नो व्हाट द सॉल्यूशन इज, बट दैट इज समथिंग फॉर यू टू कंसिडर। तो क्या डॉक्टर बनना चाहिए पैसे और ROI के हिसाब से? एब्सोल्युटली, बट इट इज एन इंटेंसली हार्ड प्रोफेशन। 10-15 साल कम से कम पढ़ाई टू इवन स्टार्ट अर्निंग, जिंदगी भर पढ़ाई, बिकॉज यू विल हैव टू बी एट द एब्सोल्यूट एज ऑफ नॉलेज। हमेशा स्पेशलाइजेशन और ट्रस्ट और एक्सपीरियंस ज्यादा वैल्यूएबल होगा आपकी कॉलेज डिग्री से भी। एंड फोर्थ, इट इज एन इंटेंसली ग्रूलिंग प्रोफेशन। कोई वक्त नहीं है, क्योंकि किसी की जिंदगी आपके वक्त पे, आपके वर्क लाइफ बैलेंस से, आपके वेकेशन से नहीं जुड़ी है। दे नीड हेल्प, दे नीड हेल्प। एंड इसलिए मुझे लगता है कि डॉक्टर्स वाकई में भगवान का एक रूप होते हैं। वो अपनी ज़िंदगी जब कमिट करते हैं एंड डिसाइड करते हैं कि वो पूरी ज़िंदगी डॉक्टरी में बिताएंगे, इट रिक्वायर्स एन इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ डिटर्मिनेशन, पेशेंस एंड विल टू मेक दैट हैपन। आई नो दैट आई कुडंट हैव डन इट। आई नो दैट इट रिक्वायर्स अ वेरी डिफरेंट टेम्परामेंट। इसलिए आई रिस्पेक्ट ऑल डॉक्टर्स, आई रिस्पेक्ट एवरीबडी हु विशेस टू बिकम वन, एंड आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिली हो ऑफ हाउ यू कुड प्ले दिस so well that it benefits you, because you as it is are benefiting a lot of people. Thank you to all doctors. ये है वारिकू का ऑफिशियल करियर्स चैनल ऑन YouTube और मैं हूं अंकुर वारिकू, साइनिंग ऑफ। मेरी लेटेस्ट किताब बियॉन्ड द सिलेबस सिर्फ टीनेजर्स के लिए लिखी गई है, क्योंकि उनको अपनी एक स्पेस चाहिए। वो एक बच्चे से एक अडल्ट बनने की जर्नी कवर कर रहे हैं, एंड इस जर्नी में बहुत सारी चीजें शायद उनको वैसे नहीं मिलती जैसे उनको उनकी जरूरत है। ये किताब उनके लिए, उनकी जर्नी के लिए, समथिंग दैट स्कूल विल नेवर टीच यू बियॉन्ड द सिलेबस।